Good afternoon, friends. We are all here to give you a few updates about the emerging COVID situation. As you are aware, last year we used to regularly interact with you, discuss with you and give you feedback about what we are doing and also seek your suggestions. So it is in the same spirit that all of us are here today to share with you what is happening, what our strategies are, and what are the steps that are being taken to tackle the COVID issue in Jammu and Kashmir. As you are aware, last year from March onwards, we had a steady increase in the number of cases till we reached a peak in September, and then they gradually declined from, let us say, a maximum of 22,000 active cases, coming down to 600 active cases. But from March this year onwards, we are again seeing an increase and a sharp increase, and the peaks of last year of September 2020 have been breached. We are, however, trying our best to make sure that this is controlled. The government is following a three-pronged strategy based on a full-blown vaccination, test, track, treat, containment strategy, and COVID SOPs. And I now request Financial Commissioner Health, Mr. Atal Dulu, to give you a detailed briefing of the situation as it exists today, and following which we will be open for any kind of questions that you may have. सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं कोविड-19 के बारे में जो कि जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक शब्द में समझाना हो कि कोविड की सिचुएशन जम्मू कश्मीर में कैसी है तो मैं कहूँगा ये चैलेंजिंग है या चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारे केसेस जो हैं ये रैपिडली बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा किस तादाद से बढ़ रहे हैं, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ रही है और हमारी डेथ्स जो हैं लगातार हो रही हैं। जहां तक एक्टिव केसेस का सवाल है, इस वक्त हमारे पास जम्मू कश्मीर में 13,400 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। जो पिछले साल की पीक थी वो लगभग 22,000 एक्टिव केसेस की थी। रिकवरी रेट हमारा 89.6% है। मॉर्टेलिटी अगर देखेंगे, फैटेलिटी, तो पिछले साल जो का अगर जोड़कर देखें क्यूमुलेटिव बेसिस पर तो फैटेलिटी 1.38% थी, लेकिन अगर अप्रैल के महीने में हम देखें इस साल तो 77 डेथ्स हो गई हैं अप्रैल में, और फैटेलिटी जो है ये 0.4% है। पॉजिटिविटी जहां तक सवाल है तो हमारी अप्रैल में पॉजिटिविटी 2.5% है, जो पिछले साल की क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी से ज्यादा है। और कल के दिन की अगर पॉजिटिविटी देखें तो ये 5.2% है। और रेट ऑफ ग्रोथ जो केसेस का है ये 12.8% है, जो चिंताजनक है। तो हमारा जो ग्राफ है ये स्टीपली राइज कर रहा है, इसलिए हमको इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो स्ट्रेटजीज हम अभी फॉलो कर रहे हैं, 5 पिलर्ड स्ट्रेटजीज हैं कोविड-19 को डील करने के लिए। सारा कुछ स्टार्ट होता है टेस्ट से। जितने ज्यादा हम टेस्ट करें उतने ज्यादा पॉजिटिव केसेस को हम आइसोलेट कर सकते हैं और इन्फेक्शन को फैलने से बचा सकते हैं। तो ये पहली स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी है कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्वेलेंस, ये इसमें आते हैं। तो इसके बारे में मैं समझाऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। तीसरी स्ट्रेटजी है आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट। जो पॉजिटिव केसेस आ गए इनको आइसोलेट करना, इनको ट्रीट करना, उसके लिए हमारे हॉस्पिटल्स की क्या प्रिपेयर्डनेस है उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। चौथी स्ट्रेटजी जो सबसे जरूरी स्ट्रेटजी है वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। किस तरीके से हम हमारा पब्लिक का रिस्पॉन्स इस कोविड को कैसा है, कि कैसे हम मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको फॉलो कर रहे हैं। और 5वीं स्ट्रेटजी है वैक्सीनेशन। वैक्सीन इस बार हमारे पास है तो वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले टेस्ट, हम लगभग 40,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं, जिसमें से 10,000 टेस्ट RT-PCR के और 30,000 टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट के। जो टेस्टिंग एवरेज हमारा है 2,500 टेस्ट पर मिलियन पर डे,
WHO रिकमेंड करता है कि 140 होना चाहिए, हमारा 2500 के करीब है। 68,33,000 टेस्ट अभी तक J&K में परफॉर्म किए जा चुके हैं और अब RT-PCR टेस्ट करने की फैसिलिटी सभी मेडिकल कॉलेजेस में है। हमारे जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं अनंतनाग, बारामूला, राजौरी, कठुआ और डोडा, वहाँ भी RT-PCR के टेस्ट हो रहे हैं और पुराने मेडिकल कॉलेजेस में तो हो ही रहे हैं, स्किम्स में हो रहे हैं, कमांड हॉस्पिटल में हो रहे हैं और यहाँ पर एक लैब है जिसको पहले RRL कहते थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, वहाँ पर भी RT-PCR टेस्ट होते हैं। हमने पिछले साल 3 कोबास मशीन्स का ऑर्डर दिया था। तो बड़ी मुश्किल से मशीन मिलती है, फुली ऑटोमेटिक RT-PCR टेस्ट करती है। कोबास 6800 एक मशीन हमारे पास आ गई है जो स्किम सोबरा में इंस्टॉल हो गई है, उसका वो फाइनल उसको तैयार करने का वो सिलसिला चल रहा है। एक और मशीन GMC जम्मू के लिए चल पड़ी है, वो यहाँ कुछ दिनों में लग जाएगी और एक GMC श्रीनगर के लिए भी आने वाली है मशीन। टेस्टिंग में हमने जो स्ट्रेटजी फॉलो की है कि जितने भी इनकमिंग पैसेंजर्स यहाँ आते हैं, ट्रेवलर्स आते हैं बाय एयर, बाय रोड या बाय ट्रेन, उनकी हम टेस्टिंग करते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी जो हमारी है वो है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। मैं आपको आंकड़ा देता हूं कि अप्रैल के महीने में हमने 1,64,000 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया और कंटेनमेंट जोन्स हमने कायम की हैं कोई 120 और इन कंटेनमेंट जोन्स में हमने 32,000 लोगों को टेस्ट किया अप्रैल के महीने में, जिसमें से 1,680 लोग पॉजिटिव मिले हमको कंटेनमेंट जोन्स में से। और हमने कंटेनमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शंस भी कई तरह की इम्पोज की है, उसके बारे में सेक्रेटरी DMRR आपको बताएंगे। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद किया गया है, उसमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। फिर गैदरिंग का साइज हमने डिटरमिन किया है कि आउटडोर में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, इंडोर्स में 50 की सीलिंग रखी है, फ्यूनरल्स में 20 की रखी है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि मूवमेंट को रेस्ट्रेन किया जाए। शॉप्स के बारे में भी फैसले हुए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में भी फैसले हुए हैं। तीसरी स्ट्रेटजी जो हमारी है आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट। हमारे इस वक्त 12,600 केस जो हैं वो होम आइसोलेशन में, उनका घर में ही इलाज चल रहा है और अगर उनको जरूरत पड़ती है तो हमारी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी उनको हम अस्पताल शिफ्ट करें जब उनकी वैसी हालत हो जाती है। हॉस्पिटल में हमारे पास 807 पेशेंट थे कल की तारीख में, कल के आंकड़े बता रहा हूं, जिसमें से 48 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं और 534 पेशेंट जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कुल वेंटिलेटर्स की तादाद जो यूनियन टेरिटरी में है जो कोविड के लिए हमने मखसूस किए हैं, ऐसे तो वेंटिलेटर ज्यादा है हमारे पास, वो 600 के करीब हमने कोविड के लिए इस टाइम ईयरमार्क करके रखे। बेड्स की बात अगर हम करें, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो टोटल बेड्स हमारे हैं हॉस्पिटल्स में, इसमें जिला अस्पताल भी आते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आते हैं, जो ईयरमार्क किए हैं हमने कोविड के लिए, वो 6,000 के करीब है, रफली 6,000 के करीब। और 807 पेशेंट हमारे जो इन हॉस्पिटल्स में हैं, ये ऑक्यूपेंसी बनती है 13% की। इसके अलावा हमारे कोविड केयर सेंटर्स जो हमने लास्ट ईयर सेटअप किए थे, कोई उनमें 15,000 की कैपेसिटी है, लेकिन उनकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि आजकल लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं, जो कि पॉजिटिव केसेस हमारे पास सामने आते हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात अगर हम करें तो हमारे पास 2,500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं और ऑक्यूपेंसी 534 है, 20% के करीब। ऑक्सीजन इन्वेंट्री की बात अगर हम करें, हमारे पास बल्क सिलेंडर्स जो होते हैं वो 10,000 के करीब हैं और मीडियम टाइप सिलेंडर्स जो B टाइप सिलेंडर्स होते हैं ये 3,500 के करीब हैं। हमने एक प्रपोजल यहाँ पर अप्रूव किया था ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने का सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सभी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में और कुछ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। ये कश्मीर में 19, जम्मू में 17, कुल मिलाकर 36 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने थे ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते ऑक्सीजन की जनरेशन में और पेशेंट्स को बिना किसी इंटरप्शन के ऑक्सीजन मिलती। इन 36 अस्पतालों में से 23 अस्पतालों के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अगले एक हफ्ते में लगने जा रहे हैं।
वो आगे हैं, कई तो लग चुके हैं, उनका इंस्टॉलेशन चल रहा है। तो इनके 23 के लगने से लगभग हमारे 2000 एडिशनल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स जो हैं हमको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। जहां तक लॉजिस्टिक्स का सवाल है, वो पीपीई किट्स हुए, N95 मास्क हुए, VTMs हुए, रैपिड एंटीजन टेस्ट के किट्स हुए, RT-PCR के किट्स हुए, RNA एक्सट्रैक्शन किट्स हुए, इन सब की तादाद हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटीज में अवेलेबल है। चौथी स्ट्रैटेजी की मैं बात करूंगा और यहां पर मुझे आप सबका कॉपरेशन चाहिए, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमको मीडिया का बहुत साथ मिला है। लोगों में ये मैसेज फैलाने के लिए ये अपील बार बार गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क पहने। मास्क खुद में एक वैक्सीन है, इसकी एफिकेसी हो सकता है जो मॉडर्न वैक्सीन है उसके मुकाबले में थोड़ी कम हो, लेकिन ये भी एक वैक्सीन है, वैक्सीन की तरह। इसको सोशल वैक्सीन कहते हैं। तो ये मास्क का पहनना बहुत ही जरूरी है और हैंड वॉशिंग या हैंड को सैनिटाइज करना बार बार, ये बहुत ही जरूरी है। इस मामले में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में हमें मीडिया के साथियों की बहुत ज्यादा जरूरत है और हम आपके साथ की उम्मीद रखते हैं। पांचवी स्ट्रेटजी जो हमारी है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के हमने अभी तक कुल मिलाकर कोई 17,50,000 डोज के करीब एडमिनिस्टर किए हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स का जहां तक सवाल है, 74% उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन 77.5% हो चुका है और 45 साल से ऊपर जो लोग हैं उनका 36.76% वैक्सीनेशन हो चुका है, फर्स्ट डोज। अभी उनका फर्स्ट डोज जो है, सेकंड डोज अभी शुरू हो रहा है उनका। और रिस्पांस जो पब्लिक का आजकल देखने को मिलता है वैक्सीनेशन की ओर, वो काफी अच्छा है। हमने कल भी कोई 60,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया था और वैक्सीनेशन अब 7 दिन बिना किसी छुट्टी के वैक्सीनेशन चल रहा है। कुछ मिसकंसेप्शन शुरुआत में थे कि वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन के एफिकेसी के बारे में, वैक्सीन के सेफ्टी के बारे में, वो अब मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज वो रिमूव हो चुके हैं। तो वो मिसकंसेप्शन अब नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है कि 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर के जितने भी एडल्ट्स हैं, जिनको एडल्ट्स कहेंगे इंडिया में, उनका वैक्सीनेशन होगा। उसकी तैयारियां भी चल रही हैं और मैं ये अपील करूंगा सभी लोग, आपके माध्यम से सभी लोगों को जो एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए, कि अपनी बारी आने पर अपने आप को जरूर वैक्सीनेट कराएं। तो इसके बाद अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। वैक्सीनेशन की क्या सिचुएशन है, कितना अवेलेबिलिटी अभी हमारे पास लगभग 2 लाख डोज अवेलेबल हैं और हमको हर 2-3 दिन के बाद और वैक्सीन आती रहती है। तो वैक्सीन की शॉर्टेज हमको नहीं रही। ये कभी कभी हो जाता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो वहां वैक्सीन खत्म हो गया तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से डाइवर्ट करना पड़ा, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज कभी नहीं रही। डल्लू साहब, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आपकी शॉर्टेज है। यहाँ से हम सोहेल खान, शॉर्टेज है आपकी जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं वो टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं राइट टाइम पे, जैसा उनको टाइम दिया गया है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। हमें पता चला है कि आपकी बहुत स्टाफ की कमी है, आपने उन्हीं को कंटिन्यू रखा है। क्या आप स्टाफ में कोई बजौटी कर रहे हो इसमें? स्टाफ में ये बात तो फैक्ट है कि पिछले 1 साल और 2 महीने से लगभग हमारा स्टाफ जो है 7 दिन काम कर रहा है। पिछले साल तो टेस्टिंग पर ज्यादा जोर था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर था, सर्वेलेंस पर जोर था और इस साल अब वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो चुका है। तो स्टाफ पर काफी प्रेशर है, ये बात मैं मानता हूँ। इस वजह से हमने नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए कई सारी स्टाफ की पोजीशंस डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में, मेडिकल कॉलेजेस में सैंक्शन की हैं, जिनकी भर्तियां चल रही हैं। तो हमारी उम्मीद है कि इससे, और हमने मेडिकल कॉलेजेस में कई सारे और भी पोजीशंस लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर फिलअप की थी और करने जा रहे हैं, ताकि उनकी स्टाफ की जो शॉर्टेज है वो पूरी की जा सके। सर, पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। एक मिनट, मैं जस्ट एक चीज ऐड करना चाहता हूं आपके सवाल के जवाब में, कि अभी भी 40,000 से भी ज्यादा टेस्ट जो हैं वो डेली की डेली किए जा रहे हैं। 40,000 टेस्ट, जो भी इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग एल्स टेस्टिंग इज गोइंग ऑन। एंड प्रोबेबली जैसे लास्ट ईयर हमने आपको बताया था कि हमारी
testing in terms of percentages is probably the highest in the country. अभी भी 40,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। हर एक इंसान जो बाहर से आते हैं, चाहे वो लखनपुर के जरिए आए, रेल के जरिए आए, एयरपोर्ट के जरिए आए, उनके साथ उनके लिए टेस्टिंग की जा रही है इन ऑर्डर टू एंश्योर कि हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव केसेस ना आ जाएं। सांबा में एक एडिशनल चेक पॉइंट लगाया गया है, तो टेस्टिंग में किसी भी प्रकार की कमी या कोताही नहीं बरती। हाँ, एक और चीज मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा कि टेस्टिंग का जहां तक सवाल है, टेस्ट की रिपोर्ट्स जो है वो तकरीबन एक दिन में सभी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। सर अब फर्स्ट डे से जो है वो 18+ लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। किस कदर तैयारी की जाएगी, क्योंकि भारी संख्या में अस्पतालों में जो लोग उमड़ेंगे वैक्सीनेशन के लिए, उसको लेकर कैसी तैयारी है? और दूसरा रोहित कंसल साहब से सवाल है, सर लोगों में ये रूमर फैल रही है कि अब जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लॉकडाउन हो रहा है। बाहरी राज्यों से जो माइग्रेंट लेबर आए थे वो बाकायदा दोबारा पलायन कर रहे हैं। स्टेशन की बात की जाए, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो बाहरी राज्यों के लोग रह रहे हैं? जहां तक वैक्सीनेशन सेंटर्स का सवाल है, हमारे आज की तारीख में 1408 वैक्सीनेशन सेंटर्स फंक्शनल है। आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूं, और हमारा प्लान है इसको बढ़ाने का 3000, ताकि वैक्सीनेशन जो है लोगों को अपने घरों के नजदीक मिलने की फैसिलिटी प्राप्त हो। तो उस पर जोर शोर से काम चल रहा है। जैसे जैसे हमको वैक्सीन अवेलेबल होगी, जैसे जैसे हम वैक्सीनेशन सेंटर्स को चालू करेंगे, वैसे वैसे वैक्सीनेशन की स्पीड और बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि अगर हम 60,000, एक दिन तो हमने 80,000 भी लोगों को वैक्सीनेट किया था, 60,000 70,000 लोगों को वैक्सीनेट करते हैं तो हमारी कैपेसिटीज 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की भी है। कैपेसिटीज की कमी नहीं है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हमको वैक्सीन अवेलेबल हो, टाइम पर अवेलेबल हो, ताकि हम लोगों को वैक्सीनेट जल्द से जल्द कर सकें। देखिए, हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने ऑलरेडी आपको तफसीलान जवाब दे दिया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा पिछले साल हमारे तरकश में जितने तीर थे इस बीमारी से लड़ने के लिए, उन तीरों में इस साल हमारे पास एक वैक्सीन के रूप में नया तीर ऐड हो गया है, जुड़ गया है, और उसमें हमने अच्छी खासी सफलता भी पा ली है। जैसे सर ने अभी आपको बताया, फ्रंटलाइन वर्कर्स 75% से ज्यादा हो गए हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स 75% से ज्यादा हो गए हैं, 45 की एज के ज्यादा से ऊपर के लोग हैं 36% औसतन हो गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया, 60% हो गए हैं, गांदरबल में 52% हो गए हैं, बारामूला में 52% हो गए हैं, और हमारा टारगेट है कि अगले 1 महीने में इस सारी कैटेगरी को 100% हम वैक्सीनेट कर दें। आप लोगों के जरिए मेरी पब्लिक से ये अपील है कि, और हम सब ने बार बार ये बात कही है कि जो भी एलिजिबल हैं वो जल्द अज जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, बिकॉज इसमें वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मिला के हम दोनों को इस बीमारी से निजात दिलवा सकते हैं। सर रजतपुरा द न्यूज नाउ, सर एक सवाल है कि कई सारी आज न्यूज़पेपर में भी कई सारी जगह पर ये खबर छपी कि आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कई सारे जो सिम्टम्स हैं या फिर जो कोविड के पॉजिटिव केसेस को। क्या उसकी कोई चांसेस है कि नए वेरिएंट्स है उसकी वजह से ये हो रहा है? और दूसरा सवाल सर, सर्जरीज कई सारे हॉस्पिटल्स में बंद कर दी गई है, क्या उसे ज्यादा तेज किया जाए, या कई सारे जो पेशेंट्स हैं उनको कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? 2 चीजें, एक तो जहां तक आपने इसकी बात की टेस्ट कैच आरटीपीसीआर इसको कैच कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये एक चैलेंज है। इसके बारे में अभी हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे पास, मैं ये बताना चाहूंगा, जो वेरिएंट्स की जब बात की आपने, कुल मिलाकर जो हमको कंफर्म्ड केसेस आ गए यूके वेरिएंट्स के या बाहर के वेरिएंट्स के, वो कुछ हमारे पास 28 केस आए हैं जम्मू में, और कश्मीर में कोई भी नहीं आया अभी तक। तो वेरिएंट्स अभी तक उतने एक सीरियस चैलेंज के रूप में हम उसको नहीं देख सकते हैं। अभी तक हमारे आरटीपीसीआर टेस्ट जो हैं सभी लोगों को जो भी पॉजिटिव हैं उनको कैच कर पा रहे हैं। और दूसरा सवाल आपका क्या था? सर्जरी से लेकर सर्जरीज के बारे में मैं बात बताऊंगा। हमें अवॉइड करना चाहते हैं कि पेशेंट्स का मिक्सिंग अप हो जाए हमारे हॉस्पिटल्स में, कि कोविड भी है नॉन कोविड भी है, एक सुपर स्प्रेडर्स बन जाते हैं ये। जो भी कोविड पेशेंट अगर आ जाए तो वहां पर ओपीडी में, तो आप देखिए जितने भी वहां आसपास के लोग हों उन सबको इन्फेक्ट कर देगा। तो इसलिए, और डॉक्टर्स में भी प्रेशर काफी बढ़ जाता है, जबकि कोविड के पेशेंट्स इन्फेक्शियस डिजीज के पेशेंट्स आते हैं, तो हमको मजबूरन
जो रूटीन सर्जरीज हैं, जो कोल्ड सर्जरीज हैं, जिनको पोस्टपोन किया जा सकता है, उनको पोस्टपोन करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरजेंसी सर्जरीज हो, कैंसर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट्स हो या कोई ट्रॉमा के केसेस हो, इनको हम रिफ्यूज करेंगे, वैसा कुछ नहीं है, उनको हम कभी रिफ्यूज नहीं करेंगे। मिस्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है, पड़ोसी राज्य चाहे दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, वहां पर लॉकडाउन पूरी तरह से या वीकेंड लॉकडाउन की स्थिति आ गई और वहां लगा दिया गया है। क्या जम्मू कश्मीर में आप कोई ऐसी स्थिति देख रहे हैं आने वाले दिनों में कि लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन, इस तरह के कोई कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ? देखिए, जैसे हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने आपसे कहा कि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और इसमें सिचुएशन को देखते हुए जो जो वाजिब रेस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत है वो हमारे सेक्रेटरी डीएमआरआर आपको बता देंगे। जैसे आपको बताया गया, पहले भी आपको बताया गया, हमने हर वाजिब वो प्रयत्न किए हैं कि इकोनॉमी भी चलती रहे और बीमारी से भी निजात पाया जा सके, और इसी के लिए सिचुएशन को देख के जहां कहीं रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग आपसे अपील करते हैं कि दवाई के साथ साथ, वैक्सीनेशन के साथ साथ, मास्क के साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बहुत जरूरी है। और इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स में 2 गज की दूरी, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना, अनावश्यक बाहर ना जाना, अगर हम ये सब करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम इकोनॉमी भी अच्छे तरीके से चला पाएंगे और बीमारी पे भी काबू पा पाएंगे। Mr. Dullo, Sunil Bhatt this side from Aaj Tak India Today. Sir, you said that COVID positive cases are seeing a major jump every day and the situation is very challenging here in Jammu and Kashmir. Sir, right now as you said that there is bed availability here in Jammu and Kashmir, but since numbers are rising every day, so are we going to face a shortage of beds, oxygen supported beds here in Jammu and Kashmir, and what is the administration doing to increase the beds here in Jammu and Kashmir? And second question is, sir, from May 1st, third phase of the vaccination drive is going to begin. Sir, the onus has been put on the respective state governments and the union territories. Will the vaccine will be available free of cost or it will be charged? इन सवालों का मैं जवाब ऐसे दूंगा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की जो ऑक्यूपेंसी है इस टाइम 20% है। हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स में अभी गुंजाइश है, और अगर हमको ज़रूरत पड़े कि हमको और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की ज़रूरत पड़े तो हम नॉन कोविड हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट और करेंगे और कोविड बेड्स को की संख्या बढ़ाएंगे। और उसके लिए हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लग रहे हैं, और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की लगने की वजह से हमारे पास लगभग 2000 एडिशनल ऑक्सीजन जनरेटेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स अवेलेबल होंगे। तो ऑक्सीजन की अभी कोई, हालांकि पूरे बाकी राज्यों में आप देखेंगे कि स्थिति जो है बड़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अभी हमारे पास अभी कोई गंभीर समस्या नहीं है, ऑक्सीजन हमको मिल रही है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स को बढ़ा देंगे। Sir Ruhani from the news now. My question is to you, Atal sir. वैक्सीन की बात दूसरी जो आपने की, वैक्सीन की बात आपने की, वैक्सीन का जो ये अभी आज ही मैं देख रहा था एक न्यूज आइटम कि इन दोनों इंस्टीट्यूट्स को, जो सीरम है और भारत बायोटेक है, इनको कहा गया है कि अपनी रेट्स जिस पर स्टेट गवर्नमेंट्स को बेचेंगे वो तय करें। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी रेट्स तय कर ली हैं। अभी भारत बायोटेक का रिस्पांस नहीं आया है। जब ये रेट फिक्स करेंगे तो उसके बाद इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस देखकर गवर्नमेंट ये फैसला लेगी कि किस हद तक के लोगों को फ्री दिया जाए। Atal sir, my question is to you. वन सेक मैडम, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। आप में से कुछ लोगों ने पड़ोसी राज्यों वगैरह की और देश के अन्य राज्यों की बात की है, सिर्फ पर्सपेक्टिव में रखना चाहूंगा। लास्ट ईयर जब कोविड का पहला वेव आया, और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द कंट्री देखें तो जम्मू एंड कश्मीर जो था, वेदर इट वाज केसेस, वेदर इट वाज डेथ्स, वेदर इट वाज इन्फेक्शंस, 19th में था, 19वें नंबर पे था। और अगर हम आज की स्थिति भी देखें तो आंकड़े बेयर आउट करेंगे कि देश के अन्य रीजन्स के मुकाबले में हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारी जो स्ट्रेटजी है, पर्टिकुलरली
ऑल इनकमिंग ट्रैवलर्स को टेस्ट करने वाली, आइसोलेट करने वाली, कंटेन करने वाली स्ट्रैटेजी और जो बाकी हमारे मिटिगेशन मेजर्स है उनसे हमें काफी सफलता मिली है और हमें आशा है कि अगर सब लोगों का, पब्लिक का सपोर्ट रहा हमें, तो इस बार भी हमारे मिटिगेशन मेजर्स जो हैं अच्छी हमें सफलता देंगे इसको कंटेन करने में। Atal sir, my question is to you. We heard about a particular injection, that is remdesivir injection. Do we have the complete stock of that injection and how it helps to cure the virus right now in COVID patients? रेमडेसिविर के बारे में आपने सुना होगा कि कई स्टेट्स में इसकी शॉर्टेज सामने आई है। अभी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल है, हमारे स्टोर्स में अवेलेबल है, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, वो एक पॉलिसी पर काम कर रहा है कि पूरी देश में किस राज्य को कितना रेमडेसिविर मिला जाए, उस पर वो एलोकेट करेंगे। तो उसके एलोकेशन के बाद फिर जो हमारा शेयर होगा वो हमको मिलता जाएगा। डॉक्टर साहब, छोटा सा क्वेश्चन है, मोबाइल वैक्सीनेशन के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं? जिस तरह मोबाइल एटीएम्स हैं, मोबाइल वैक्सीनेशन करने की क्या कोई योजना आपके पास? अभी हमको वैक्सीनेशन सेंटर्स पर काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसमें हमको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। लोग आए, उनका वैक्सीनेशन करें, उनको ऑब्जर्वेशन में हम रखें, वो रिस्पांस हमको अच्छा मिल रहा है। तो मुझे अभी लगता नहीं इसकी जरूरत है मोबाइल वैक्सीनेशन की, तो अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया है, तो हम आगे इसको रिव्यू करेंगे। अतुल साहब, मेरा सवाल यह है कि गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट जो सभी रिसोर्सेज, चाहे रेमडेसिविर की बात करें, फेविफ्लू की करें या ऑक्सीजन, सभी रिसोर्सेज को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। आपने कहा कि जो पेशेंट सीरियस नहीं है वो घर पर रहें, वो लोग घर पर रह रहे हैं लेकिन उनको फेविफ्लू नहीं मिल पा रहा है। ये चीजें जो हैं, इन बॉटलनेक्स को आप किस तरह सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में आप कहीं भी चले जाएं, आपको फेविफ्लू जो है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, डॉक्टर उसको एडवाइस करते हैं। तो किस तरह पेशेंट्स जो है वो ले सकते हैं? ये जो आम चीजें हैं ये बता दें। फेविफ्लू की जो बात आपने की कि लोगों को नहीं मिल रहा है, इस तरीके की रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं आई हैं। लोगों को फेविफ्लू दिलवाने के लिए हम जो कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि लोगों को अगर फेविफ्लू लेना पड़े वो उनको मिल जाए। कैसे मिल जाएगा? थ्रू ऑन प्रिस्क्रिप्शंस। सर, मैं के टाइम्स ऑफ 22 सर, एक तो लखनपुर में प्रवासी जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिक, वो वापस आ रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है और लोगों को बहुत ज़्यादा वादरेशन हो रही है। अगर हम बात करें उनकी वहाँ पे जांच की या फिर उनकी जब वो आते हैं वापस, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि जैसे टेस्टिंग हो रही है हॉस्पिटल्स में, तो जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको कह दिया जाता है कि अब घर जाके आइसोलेट हो जाए। तो जब हम वहां से जब निकलते हैं, जाते हैं, तो रास्ते में कई लोगों के और कॉन्टैक्ट आते हैं। जैसे पिछली बार हमने देखा, जब कोई पॉजिटिव आता था तो उसको अलग से एम्बुलेंस के थ्रू या घर भेजा जाता था, लेकिन अभी जब कोई पॉजिटिव आता है तो उसको बोल दिया जाता है अब घर चले जाए। अब रास्ते में वो सीधा घर जाता है या किस तरह से लोगों के कॉन्टैक्ट बनाता है वो जाता है, उस पर कोई वॉच नहीं है। उसको लेकर क्या कर रही है सरकार? वो जो केस आपके पास आया था पहले टेस्ट कराने के लिए, वो भी तो घूम फिर के आया था, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ये कि हमारा एक सिस्टम है कंट्रोल रूम से हम इसकी पोजीशन चेक करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, कोई फीवर तो नहीं है, कोई उसको एडमिट करने की जरूरत तो नहीं है। वो जो प्रक्रिया है वो चल रही है हमारी कंट्रोल रूम्स की तरफ से। लखनपुर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि लखनपुर में क्राउडिंग होती है, लखनपुर में अगर हमको पूरी पॉपुलेशन जो लोग आते हैं हमारे पास, ट्रैवलर्स आते हैं, उनको अगर टेस्ट करना है तो थोड़ा सा ये कष्ट तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने इसमें कोशिश अभी रिसेंटली की है कि कुछ लोगों का टेस्टिंग तो लखनपुर में हो जाता है और कुछ लोगों का टेस्टिंग फिर सांबा में आके होता है। जो कि सांबा के आगे जाने वाले लोग हैं उनकी टेस्टिंग सांबा के आगे हो जाती है। इससे थोड़ा सा प्रेशर वहां पर ईज हो सकता है। So my question is, in fact, we have been comparing us with the other states. As Consul sir also said that we were 19. But if you look at the number of deaths, that is increasing. 11 people have died in Jammu, 3 in Kashmir Valley, 14. It is the highest number if you compare it with last year. Do you think that somewhere it's the false sense of security we are developing that can lead to problem in the coming days? My question is, what is the reason why number of deaths are increasing? What are the 2-3 reasons you hold responsible for increasing number of cases here in this region? And the second question is that
about the oxygen generation. Agreed that we may not be facing right now problem. But why is it that even after 1 year, we are not prepared enough till we are getting oxygen from a smaller state like Himachal Pradesh? Why can't we have the oxygen generation facility here? It should have been 6 months back, while the tenders have already been there for the last so many months now. As far as oxygen generation plants are concerned, let me tell you, J&K would be the only state or union territory in the country which is setting up oxygen generation plants. PSA, oxygen generation plants, pressure swing adsorption. Oxygen generation plants which does not depend on the national oxygen supply grid. And these plants are being set up in 36 hospitals, major hospitals in the union territory of Jammu and Kashmir. And out of those 36, 23 are being commissioned very shortly. And this is going to add around 2,000 oxygen supported beds. So we have spent a lot of money on this, and you will be seeing the results very soon. Sir, मैं आर.के. कोल सैंपल And regarding the reasons for the number of deaths increasing. Yes, What do you think is the reason for the reasons? Yeah, let me tell you, the mortality in Jammu and Kashmir, if you look at the overall mortality, the cumulative mortality, it is 1.38%. If you can include the last year's wave and this year's wave. But if you look at the mortality in April, it is 0.4%. Our doctors are trying to, they now have more experience compared to what they had last year. There are now new drugs available. There are vaccines available. The procedures the protocols are put in place. So that has reduced the deaths to a significant extent. But you will understand, when the number of cases rises beyond a certain proportion, for example, you have 2,000 cases in a particular day, some of them will definitely end up in the hospital. And for hospital, we have to be prepared. And many of these people are having comorbidities. They are suffering from many diseases. And those, the doctors have to manage the both, the comorbidities as well as COVID. Sir, a question for you. Yesterday, in fact, the direction had been from the government side that all the buses and the vehicles that will be flying, that should have the 50% capacity. We have seen that all the buses are jam-packed. They have not been following norms. They are completely flouting this thing. And administration seems to be turning blind eye. We saw that traffic cops had been standing there. Nobody was initiating action. It is not about blaming others, because it's about each other's health. So that's why I'm asking this question. Now some of them have decided to go on a strike. So are we going to penalize them whosoever will be found violating? And what we will be doing in case they will be going on strike? What will be the measure the government will be taking? Would you like to say something? First of all, this order to have 50% seating capacity, it came into force today. So it specifically said that from 21st April it will come into force. Some people have gone on strike, we saw yesterday, and their concern was on the fare part of it. That according to them, it was not viable for them to ply. That part, obviously the government in the transport department will look into it, that what consideration they can give so that they can ply back. As you said about fining, directions have been given to all district SPs that this 50% limit in the vehicles has to be enforced very strictly. And fines, both monetary fines as well as FIRs under the Disaster Management Act are being imposed on the vehicle as well as the passengers who are violating. So this has already come into effect, and today, since being the first day, you will see more of the result in coming days. डॉक्टर साहब, एक सवाल है, जक्टी टाउनशिप में आपने सब हॉस्पिटल बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ की बेसिक फैसिलिटियाँ आज तक कश्मीरी माइग्रेंट्स को नहीं मिली। वो मुझे लगता है आज के मुद्दे से अलग इशू है। जिस तरह से कोविड का दौर है, वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए सर, इतने बड़े कॉलोनी में इतने बड़े कश्मीरी पड़े रहते हैं। कर रहे हैं इसको ठीक कर रहे हैं। Thank you very much.